फ्रेडरिक सोर्यू के तहत विश्व की दृष्टि। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने साल 1848 में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 प्रिंटों की अपनी एक श्रृंखला तैयार की। उनकी पहले प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोगों को एक लंबी ट्रेन में चलते हुए और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक महिला आकृति को एक हाथ में प्रबुद्धता की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का चार्टर रखे हुए दिखाया गया है। फिर भूमि में निरंकुश संस्थाओं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के प्रतीकों के टूटे हुए अवशेष को दिखाया गया है। सोर्यू की यूटोपियन दृष्टि में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें उनके झंडे और राष्ट्रीय पोशाक के माध्यम से पहचाना जाता है। इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड ने किया। उसके बाद उसका नेतृत्व फ्रांस और जर्मनी ने किया। इसमें जर्मन लोगों के पीछे ऑस्ट्रिया, 2 सिसिली साम्राज्य, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर के स्वर्ग से मसीह, संत और देवदूत इस दृश्य को देखते हैं और उनका उपयोग कलाकार द्वारा दुनिया के राष्ट्रों के बीच बंधुत्व फ्रैटर्निटी का प्रतीक करने के लिए किया गया है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी बदलाव लाए, और इन परिवर्तनों का अंतिम परिणाम राष्ट्र-राज्य नेशन स्टेट का उदय था। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। साल 1789 में राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया और राजनीतिक और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल परिवर्तनों के कारण संप्रभुता सॉवरेंटी को राजशाही मोनार्की से फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर विभिन्न उपायों और प्रथाओं को पेश किया गया था, जैसे कि ला पेट्री पितृभूमि और ले सिटोयन नागरिक के विचार, जिसके बाद एक नया फ्रांसीसी ध्वज तिरंगे को पहले वाले से बदलने के लिए चुना गया। नेपोलियन द्वारा फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया गया और साल 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है, ने जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर लिया। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को राज्यों, डचियों और कैंटन में विभाजित किया गया था, जिनके शासकों के पास उनके स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमस क्षेत्र थे। अभिजात वर्ग और नया मध्यम वर्ग एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तब महाद्वीप पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से अभिजात वर्ग प्रमुख वर्ग थे और अधिकांश आबादी किसानों से बनी थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हुआ। तब नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, जिसमें एक श्रमिक वर्ग की आबादी थी और एक मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों, पेशेवरों से बना था। उदारवादी राष्ट्रवाद किस लिए खड़ा था? उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द लैटिन मूल के लिबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है मुक्त। तब वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार विशेष रूप से संपत्ति के मालिक पुरुषों को दिया गया था और बिना संपत्ति के पुरुषों और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से बाहर रखा गया था। साल 1834 में प्रशिया की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ या ज़ोल्वेरेन का गठन किया गया था और इसे अधिकांश जर्मन राज्यों में शामिल कर लिया गया था। इस संघ ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को लगभग 30 से घटाकर 2 कर दिया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। साल 1815 में यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी
रूढ़िवादी राजशाही, चर्च, सामाजिक पदानुक्रम, संपत्ति में विश्वास करते थे और साथ उनका मानना था कि उनके परिवार को संरक्षित भी किया जाना चाहिए। एक आधुनिक सेना, एक कुशल नौकरशाही, एक गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व का उन्मूलन यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को मजबूत कर सकता है। 1815 में यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधियों ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया ने यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए वियना में मुलाकात की। बर्बन राजवंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया था और फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन किए गए क्षेत्रों को खो दिया था। तब उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे, जिन्होंने नए रूढ़िवादी आदेश की आलोचना की, प्रेस की स्वतंत्रता के प्रतीक थे। क्रांतिकारी, द रेवोल्यूशनरीज। 1815 में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके विचारों को फैलाने के लिए कई यूरोपीय राज्यों में गुप्त समाजों का गठन किया गया था। क्रांतिकारी ने राजशाही रूपों का विरोध किया, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। साल 1807 में जेनोआ में पैदा हुए इतालवी क्रांतिकारी जायसेप मैज़िनी ने 2 और भूमिगत समाजों की स्थापना की, जिसमें पहला था मार्सिले में यंग इटली। दूसरे, उन्होंने बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचारधारा वाले युवा थे। क्रांति का युग, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, 1830 से 1848। जुलाई 1830 में बर्बन किंग्स को उदार क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, जिन्होंने लुइस फिलिप के सिर पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। जुलाई की क्रांति ने ब्रसल्स में एक विद्रोह को जन्म दिया, जिसके कारण बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से अलग हो गया। साल 1821 में यूनानियों, ग्रीक्स ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। रोमांटिक कल्पना और राष्ट्रीय भावना, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तब लोगों में राष्ट्र के विचार को बनाने में संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि कला और कविता, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में काफी मदद की। स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म, एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित करने की मांग की। इसके अलावा राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब रूसी भाषा हर जगह थोपी गई और साल 1831 में रूसी शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे अंततः कुचल दिया गया। भूख, कठिनाई और लोकप्रिय विद्रोह, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 के दशक में यूरोप को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी के पहले हिस्से में पूरे यूरोप के जनसंख्या में भारी वृद्धि देखी गई। फिर खाद्य कीमतों में वृद्धि और खराब फसल के एक वर्ष ने शहर और देश में व्यापक कंगालता को जन्म दिया। फिर साल 1848 में भोजन की कमी और व्यापक बेरोजगारी ने पेरिस की आबादी को सड़कों पर ला दिया। उदारवादियों की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। साल 1848 में शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में एक क्रांति चल रही थी। उदार मध्यम वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने संसदीय सिद्धांतों पर एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग की, जैसे कि एक संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता। एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान करने के लिए फ्रैंकफर्ट में बड़ी संख्या में राजनीतिक संघ एक साथ आए। फिर 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद में अपनी जगह लेने के लिए मार्च किया। जर्मन राष्ट्र के लिए तैयार किए गए संविधान का नेतृत्व एक राजशाही द्वारा किया गया था, जो कि संसद के अधीन था। प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फो को ताज की पेशकश की गई थी।
लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और निर्वाचित विधानसभा का विरोध करने के लिए अन्य सम्राटों में शामिल हो गए। तब मध्यम वर्ग का संसद पर प्रभुत्व था और उदारवादी आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। तब महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संघ बनाए, समाचार पत्रों की स्थापना की और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही उन्होंने काफी राजनीतिक बैठकें और प्रदर्शन भी किए, लेकिन विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्हें अभी भी मताधिकार से वंचित रखा गया था। फिर साल 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों ने उन परिवर्तनों को पेश करना शुरू कर दिया जो 1815 से पहले पश्चिमी यूरोप में पहले ही हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग प्रभुत्व और रूस दोनों में दास्ता और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। जर्मनी और इटली का निर्माण, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी, क्या सेना किसी राष्ट्र की शिल्पकार हो सकती है? साल 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद दूर हो गया और जर्मनी और इटली राष्ट्र राज्यों के रूप में एकीकृत हो गए। फिर प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इस प्रक्रिया के वास्तुकार इसके मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क थे, जो प्रशिया सेना और नौकरशाही की मदद से किए गए थे। फिर जनवरी 1871 में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रशिया राज्य सत्ता के प्रभुत्व को प्रदर्शित किया। साथ ही जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली का भी आधुनिकीकरण किया गया। इटली एकीकृत, इटली यूनिफाइड। 19वीं सदी के मध्य में इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था और सभी 7 राज्यों में सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतालवी रियासत का शासन था। साथ ही वहां सभी क्षेत्रों में विभिन्न राजाओं का प्रभुत्व था। और 1830 के दशक में जायसेप मैज़िनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त समाज का गठन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्यमंत्री कैवोर ने किया था। 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रियाई सेना को हराया। फिर साल 1860 में उन्होंने दक्षिण इटली और 2 सिसिली के साम्राज्य में प्रवेश किया और वहां के स्थानीय किसानों का समर्थन जीतने में सफल रहे। फिर 1861 में विक्टर एमेनुएल II को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। ब्रिटेन का अजीब मामला, केस ऑफ ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन सभी राष्ट्र का आदर्श था और 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटिश का कोई राष्ट्र नहीं था। फिर राष्ट्र शक्तिशाली होता गया क्योंकि यह धन, महत्व और शक्ति में लगातार बढ़ता गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संघ के अधिनियम 1707 के परिणामस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसका अर्थ था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव थोपने में सक्षम था। 1801 में आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। नए ब्रिटेन के प्रतीकों जैसे कि ब्रिटिश ध्वज, यूनियन जैक, राष्ट्रगान, गॉड सेव अवर नोबल किंग और अंग्रेजी भाषा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया। राष्ट्र की कल्पना, विजुअलाइजिंग द नेशन। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने एक देश को एक व्यक्ति के रूप में और राष्ट्रों को महिला आंकड़ों के रूप में दर्शाया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला आंकड़े लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे विचारों को चित्रित करते थे। लिबर्टी को एक लाल टोपी या टूटी हुई श्रृंखला के रूप में दर्शाया गया है और न्याय एक आंखों पर पट्टी वाली महिला है जो वजन के तराजू की एक जोड़ी ले जाती है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही के बाद राष्ट्रवाद अब कायम नहीं रहा। 1871 के बाद सबसे अधिक तनावपूर्ण क्षेत्र को बाल्कन कहा जाता था, जिसमें आधुनिक रोमानिया,
बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो के जगह शामिल थे। तुर्क साम्राज्य ने बाल्कन क्षेत्र को विस्फोटक बना दिया और 19वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के माध्यम से खुद को मजबूत किया। विभिन्न संघर्षों के कारण बाल्कन एक तीव्र संघर्ष का क्षेत्र बन गया। इस अवधि के दौरान व्यापार और उपनिवेशों के साथ साथ नौसैनिक और सैन्य शक्ति पर यूरोपीय शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता हुई, जिसके कारण इस क्षेत्र में युद्धों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई और अंत में यह प्रथम विश्व युद्ध रूप गया। फिर साल 1914 में साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन किए गए राष्ट्रवाद के कारण यूरोप तबाह हो गया था। तब साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, लेकिन वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन तब राष्ट्र राज्यों के विचार को प्राकृतिक, नेचुरल और सार्वभौमिक, यूनिवर्सल के रूप में स्वीकार किया गया था।